हेलो दोस्तों, वेलकम टू अच्छी लाइफ। आज है 12 अगस्त 2023। 12 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं भारतीय रेलवे और किसके बीच 5G टेस्ट बोर्ड के लिए समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर हुआ है। तो किसके बीच हुआ है? भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के बीच। किसके बीच हुआ दोस्तों? भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के बीच 5G टेस्ट बोर्ड के लिए समझौता ज्ञापन पे क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, अब आईआईटी मद्रास के बात हुई है और भारतीय रेलवे के, तो इसके देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं रेल मंत्रालय की। तो जो रेल मंत्रालय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय रेलवे के लिए 5G टेस्ट बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस टेस्ट बोर्ड को सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर और टेक्निक कम्युनिकेशन IRISET ने स्थापित किया जाएगा। इस संस्थान का उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए 5G यूज केस के लिए टेस्टिंग और विकास को समर्पित होगा। भारत 5G टेस्ट बोर्ड की स्थापना रेलवे उद्योग के लिए 5G तकनीक की क्षमता का उपयोग में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह भारतीय रेलवे को उन्नत उपायों की खोज और लागू करने की अनुमति देगा, जो रेलवे संचार और सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को परिवर्तित कर सकता है। तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपोर्ट सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? मनोज सिन्हा, वहाँ के राज्यपाल है। किसने किया? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो किसने किया है? मनोज सिन्हा ने किया है। ठीक है, अब बात है जम्मू कश्मीर की। तो बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वां इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपोर्ट सम्मेलन का 2023 का क्या आयोजन किया है। यह प्रतिष्ठित जो सम्मेलन है यह MSME विकास मंच द्वारा आयोजित किया जाता है। नीति निर्माताओं और छोटे सूक्ष्म और मध्यम उद्यम यानी MSME क्षेत्र के उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में काम करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो राष्ट्र की आर्थिक विकास को आगे बढ़ने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है दोस्तों? उसके मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसके नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी? तो किसने केरल का नाम बदलकर केरलम रखने की मंजूरी दी? तो किसने दोस्तों? केरल ने। केरल के जो कौन है? केरल के जो विधानसभा है उन्होंने क्या किया है? केरल का नाम बदल केरलम रखने की, केरल से केरलम रखने की क्या मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, मंजूरी दे दी गई है। अब बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यानी शब्द केरलम दो मलयालम शब्दों से केर जिसका प्रतीक नारियल को दर्शाता है और आलम जिसे भूमि का प्रतीक माना जाता है, ये आपसी मिलने से केरलम बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार केरलम नारियल के पेड़ों की भूमि की सारे जटिलताओं से बाध है। राज्य की उपजाऊ नारियल की खेती श्रद्धांजलि देता है, जो भारत में कुल नारियल का लगभग 45% महत्वपूर्ण योगदान केवल केरल का है। संस्कृति और भाषाई विरासत ने अपने आप की दिशा के महत्वपूर्ण कदम के तौर पर केरल विधानसभा ने एक संकल्प किया है, जिससे केरल सरकार के जो राज्य है वो केरल का नाम बदलकर केरलम बदलने की अनुरोध भी किया है। ठीक है, और ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक के निवेशक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसके साथ साझेदारी की है? किसके साथ? करीना कपूर खां के साथ। किसके साथ? करीना कपूर खां के साथ प्लांक के निवेशक ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साझेदारी की है। किसके साथ? करीना कपूर खां के साथ। किसके साथ दोस्तों? करीना कपूर खां के साथ। अब करीना कपूर खां की बात आई है तो इनको देख लेते हैं मैं। ठीक है, अब बात करते हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने ताजे फल और सब्जी के कारोबार से जुड़ी प्लांक की निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। कंपनी के पास 15 से अधिक श्रेणियों में 400 उत्पाद की एक श्रृंखला है, जिसमें आवश्यक विदेशी हाइड्रोपोनिक्स और कट मिक्स शामिल है। इस रेंज में प्रमाणित खाद्य तकनीक सुविधाओं के भीतर तैयार किए गए अभिनव डू इट योरसेल्फ DIY भोजन किट शामिल है। प्लांक ने ओजोन धोल उत्पादों और ट्रेसेबिलिटी अवधारणाओं को भी क्या किया? पेश किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया है? तो जो IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को कितना कर दिया? 3 दिन घटा के कर दिया। कितना दिन कर दिया दोस्तों? 3 दिन कर दिया है। ठीक है, 3 दिन घटा के कर दिया। ठीक है, इस समय को। अब बात करते हैं दोस्तों,
सेबी की बात आई है तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशक और आईपीओ जारी करने वाले लाभों के लिए 9 अगस्त 2023 को महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नियामक ने आईपीओ बंद करने होने से बाद शेयर बाजार में शेयर लिस्टिंग की समय सीमा घटाकर आधी यानी 3 दिन कर दी गई। ठीक है, वर्तमान में यह सीमा 6 दिन की थी और भारत ने प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने एक सर्कुलर में कहा है कि सितंबर या उसके बाद आने वाले पब्लिक इश्यूज के लिए लिस्टिंग की नई समय सीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो इशू 1 दिसंबर के बाद आएगा उनके लिए अनिवार्य होगा। लिस्टिंग होने के बाद और कारोबार समय सीमा कम किए जाने से इशू जारी करने वाले साथ साथ निवेशकों को क्या भी लाभ मिलेगा। ठीक है, इससे भी ठीक है, सेबी की बात आई थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हर साल 12 अगस्त को वैश्विक समुदाय एकत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। 12 अगस्त को अवसर संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो दुनिया भर के युवा जनसंख्या के प्रभाव डालने को महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए एक विशेष दिन के रूप में सेवा करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस एक मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से युवाओं के स्वाभाविक गुणों को स्वीकार और सम्मान किया जाता है। उनकी संभावना को मान्यता देने के लिए वे राष्ट्रों और पूरे विश्व के भविष्य को आकार देने की क्षमता रखते हैं। साथ ही यह दिन युवा व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को याद दिलाने वाला एक सुंदर संकेत है। यह इन चुनौतियों को कम करने के लिए संयुक्त प्रयासों को बल भी मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसके पेमेंट के लिए लिमिट बढ़ाई है? तो किसके पेमेंट की लिमिट बढ़ाई है? यूपीआई के। किसके? यूपीआई की बढ़ाई है। किसने? यूपीआई की पेमेंट लिमिट को बढ़ा दी है। किसने? आरबीआई ने। ठीक है दोस्तों, आरबीआई ने बढ़ाई, तो आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफोर्स यूपीआई और यूपीआई लाइट के माध्यम से भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए अभूतपूर्व पहल की है। इन पहलों की घोषणा गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई के द्विमासिक नीति समीक्षा के दौरान की है, जिसमें भुगतान क्रांति के एक नए युग की शुरुआत करने की उनकी क्षमता को जोर दिया है। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान की पहुंच व इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए यूपीआई लाइट पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई और छोटे मूल्य के लेन देन की गति बढ़ाने के लिए सितंबर 2022 में यूपीआई लाइट को लाया गया है। ठीक है, यूपीआई लाइट को कब लाया गया था? ठीक है, दिसंबर 2022 में। ठीक है, तो यह है इमेज है यूपीआई की, जो इसकी पेमेंट क्या है, समय सीमा बढ़ा दी गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने किसकी निगरानी बढ़ाने के सांख्यिकी पर नई स्थायी समिति का गठन किया? किसकी? एनएसओ की। किसकी दोस्तों? एनएसओ की। ठीक है, अब एनएसओ की बात आई तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, भारत सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई की आर्थिक सांख्यिकी पर मौजूदा अस्थायी समिति एससीईएस को सांख्यिकी पर अस्थायी समिति एससीओएस नामक एक अधिक व्यापक इकाई के साथ बदलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नई समिति को व्यापक अधिदेश सौंपा गया है, जिससे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के तहत किए गए सभी सर्वेक्षण की रूपरेखा और परिणाम दोनों की समीक्षा शामिल है। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतना याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।